ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ लाइट चली गई थी, तो लाइट अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन जो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू यूएमएल जो थोड़ा सा स्टडी किया था, डायग्राम्स डिफरेंट देखी थी, उसमें कोई सवाल आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये रिक्वायरमेंट्स से लिंक्ड है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स। ये समझे कि जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जो सक्सेस है वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज़्यादा उससे डिपेंड कर रही होती है। ये एक छोटा सा सेंटेंस मैंने बुक से निकाला है। Requirement defects are one of the most important kind of strategic flaws in systems and are certainly the most expensive to repair. Because they are introduced early, typically identified late, and have far-reaching implication and scope. सो किसी भी सिस्टम को बनाने जाएंगे तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे अंदाज में डॉक्यूमेंट किया जाए और उनको प्रेजेंट किया जाए टू द नेक्स्ट टीम। अगर एक टीम रिक्वायरमेंट बनाने पे मामूल है, या फिर ये कि अगर वन या टू टीम या टू मेंबर और थ्री मेंबर टीम्स हैं, तो उस सूरत में एक ही पर्सन ये काम कर रहा होगा या एक से ज़्यादा दो तीन लोग मिलकर काम कर रहे होंगे, तो उस सूरत में भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये सेशन आज हम इस चैप्टर को जो कि डगलस की बुक है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हाफ तकरीबन कर पाएंगे। सो आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स एंड द टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रुप द रिक्वायरमेंट्स टुगेदर, क्योंकि बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द यूज केस, यानी जो एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव में, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट्स, कहीं एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट्स है, अगर टेम्परेचर मेजर हो रहा है तो कितने ही एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसी तरीके से ऑपरेशनल सिनेरियोज, and use the state machines to represent the requirements, capture complex requirements, capture algorithmic requirements with activity diagrams, and validate those models. इन चीज़ों को हम इस सेशन में पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तकरीबन हाफ तक कर पाएंगे, सिनेरियोज तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ये एक वेंटिलेटर पैरामीटर्स की डायग्राम है। अगर इसमें से किसी एक पैरामीटर पे अगर हम जो है वो फोकस कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में अगर हम यहाँ आ जाए तो आप देखें कि रिक्वायरमेंट जो है उसके ऊपर जो क्लास है उसके ऊपर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट। इससे पता चल गया कि ये प्राइमरीली ये जो क्लास है ये रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। उस क्लास का नाम है रिक्वायर्ड वेंटिलेटर पैरामीटर्स, ये इसका नाम है क्लास का। Then there is a text which primarily describe that requirement. So the parameters include, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोग इसको देख रहे हैं। अगर मोबाइल पे ये बहुत स्मॉल नज़र आ रहा है तो आपको जब ये स्लाइड मिल जाएंगी और वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसमें ज़रा विजिबल होगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ इसको। So the parameters include respiration rate, the tidal volume, the ratio, inspiratory flow, time, inspiratory pause, and maximum pressure limit। तो इस एक रिक्वायरमेंट के अंदर जो प्राइमरीली
वेंटिलेटर पैरामीटर्स जो है इस यूज केस से आ रही है, उसके अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि दीज पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड वेंटिलेटर पैरामीटर्स। वेंटिलेटर मैं जानता हूँ कि आप लोग फेमिलियर होंगे कि जो अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए तो उस सूरत में एक मेडिकल डिवाइस यूज की जाती है। इस यूज केस के साथ साथ एक एक्टर भी दिखाया गया है। जो एक्टर जो है इस वक्त ये प्राइमरीली एक यूजर इंटरफेस है और ये एक इंटरनल एक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्ले के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी ये उससे लिंक्ड है। इसी तरीके से बाकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, हम किसी एक और जो रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपके पास ये स्लाइड पहुंच जाएगी तो आप फिर फर्दर इंडिविजुअल जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी देख पाएंगे। तो अब हम यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा राइट की तरफ। ये जो रिक्वायरमेंट है देखें, ये भी एक क्लास डायग्राम की सूरत है और इसका अगर आप देखें टाइटल तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायर्ड है इंस्पायरेटरी टाइम, यानी जो ब्रीदिंग टाइम है उसके साथ लिंक है इसका। अब अगर हम इस रिक्वायरमेंट की टेक्स्ट देखते हैं, सो इंस्पायरेटरी टाइम शैल बी सेटेबल फ्रॉम 0.1 to 3 seconds with a default of 2 seconds for kids यानी बच्चों के लिए, और from 0.1 to 5 seconds with default of 3 seconds for adult। तो 2 सेकंड बच्चों के लिए डिफॉल्ट होगा और 3 सेकंड जो है वो बड़ों के लिए डिफॉल्ट होगा, लेकिन ये सेटेबल होगा। जो यूजर इंटरफेस है उसको इस्तेमाल करते हुए इसको सेट किया जा सके। इसी तरीके से अदर पैरामीटर्स जो हैं वो इसमें मौजूद। अब लिंक्स की बात कर लेते हैं जो कि रिलेशंस को शो कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑर्डिनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन को शो कर रही है। इस तरीके से ये डॉटेड लाइंस हैं जो प्राइमरीली हम जानते हैं डिपेंडेंसी को शो कर रही होती है। तो ये रिक्वायरमेंट प्राइमरीली जो है ये एक डिपेंडेंसी है इस यूज केस की या इस पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है इसकी। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ को हमने सीखना है, इसी चीज़ को समझना है इस पूरे सेशन में। यहाँ किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी अब्दुल वहाब साहब, आपको समझ में आ रहा है? जी अब्दुल वहाब साहब, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल ठीक समझ आ रहा है, बिल्कुल ओके। रील आपका कोई सवाल है? नो सर, समझ आ रहा है। थैंक यू। बासित, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। जी फरहान, आप कुछ बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? सर जी वकास सर, फरहान का जो है माइक का थोड़ा सा इशू है। अच्छा ठीक है, मैं अगर वो चाहें तो वो इसमें लिख दें अगर उनका कोई सवाल है। जी वकास, आप बताएं। नहीं सर, जज़ाकल्लाह, अभी तो कोई सच क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी ये जो मैं भी इंटरेक्टिव सेशन स्टूडेंट के साथ करता हूँ या हम मीटिंग जो ऑफिशियल कर रहे होते हैं, हमारे जूम में ना ये ब्लैक बॉक्स नहीं आ रहा होता रिकॉर्डिंग में या जूम में। अक्सर ये ज़्यादातर आपके जब सेशन हो रहा था इसमें ज़्यादातर आ रहा होता है, हमारा भी फ्री है लेकिन उसमें ये ब्लैक बॉक्स नहीं बन रहा होता। इसका मुझे मतलब पता नहीं चला कि ये कहाँ से हम इसको वो कर लें, क्या कहते हैं, सेटिंग। अगर आपको सेटिंग मिले तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको फिर कर लूँगा। देखिए अगर इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, एक मिनट नज़र आए तो। जी जी नहीं, इसमें कोई ऐसी सेटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही जिससे ये जी जी जो है वो मालूम हो जाए कि जो है वो जी यहाँ से कोई नज़र नहीं आ रही। लेकिन एनी हो, आपके उसमें हो तो अच्छा। एक मेंबर हमारे जी कम है, जी अगर किसी को उनका कांटेक्ट हो, वॉलंटियर जो हमारे हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, वो भी ऑनलाइन आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है। वकास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह ठीक हो गया, नहीं थैंक सर, यू मैं वेरी मच। कुछ नहीं कह रहा।
तो दूसरा जो इसमें जो काम होगा वो ये होगा कि इन रिक्वायरमेंट्स को जो कि यहाँ पे एक डायग्राम की फॉर्म में है, इसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये तो वेंटिलेटर से रिलेटेड है। हो सकता है सिस्टम में इसके अलावा और भी कई चीज़ें चल रही हों और उनको फिर जो है वो एक डायग्राम, एक टेबल की सूरत में जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो प्राइमरी इनको एक टेबल की सूरत में जनरेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें तो सेट वेंटिलेटर पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनकी बात हो रही है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो कुछ और भी जो है वो साइड में आपको टेबल में कुछ और कॉलम भी नजर आ रहे हैं। डिस्प्ले मशीन स्टेटस उसका एक अलग कॉलम बन गया है। तो अभी जो हम डायग्राम देख के आए हैं वो इस जगह पे प्राइमरी एक कॉलम की सूरत में जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ये नजर आ जाएगी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसमें बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो ये दो चीजें थी। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देखें तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइज ए कैपेबिलिटी और कंडीशन that must be or should be satisfied, and these requirements may specify a function that a system must perform or a performance condition a system must achieve। यहाँ पे इस डायग्राम में 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स दिखाई देंगे और रिक्वायरमेंट को जो उसने स्पेसिफाई किया है क्लास से कि एक रिक्वायरमेंट जो है उसमें दो चीजें होंगी। एक उसकी आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग होगा यानी उस रिक्वायरमेंट का नाम होगा, और एक उसका टेक्स्ट होगा जो कि वो भी स्ट्रिंग की टाइप है। तो एक छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे अभी हम जो लास्ट डायग्राम थी जिसमें हमने रिक्वायरमेंट पढ़ रहे थे उसमें नजर आया। और इस तरीके से ये आपस में एक जनरल जो रिलेशन है उससे ये आपस में मिली हुई होगी। So there are operational requirements, there are functional requirements, there are non-functional or quality of service requirements, there are parametric requirements and there are design requirements। 5 तरह की different requirements को define किया गया है। functional requirement को extend किया गया है with the help of a link जिसको जो है वो qualifier या qualifies के थ्रू। इसकी जो है ना वो एक अलग स्लाइड है इसके ऊपर, इसको हम देखेंगे। अभी हम इन रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स प्राइमरली क्या है और इनकी एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट इज द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। सो इट इज रिलेटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को प्राइमरली एक्टर्स, इंटरनल एक्टर्स, एक्सटर्नल एक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। देन देयर आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और हम जानते हैं कि अगर लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में देखें तो देयर लैंग्वेज गिव अस ability to write different functions and that function determine the behavior of the system। then quality of service requirement, जैसे कहा था कि primary constraint are primarily a non-functional primarily requirements but they are linked with the functional requirements। उसको थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए, जैसे a system has to measure the temperature, a system has to primarily interact with the environment to measure the temperature through some sort of sensor, ये operational requirement हो गई। then system has to convert that primarily information into digital form, ये उसका behavior हो गया। then the accuracy of measure temperature is 0.1 degree, ये उसके ऊपर क्वालिटी ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट हो गई। तो ये इसकी एग्जांपल्स हम एक जो किताब ने दी है उसको भी हम देखें। देन देयर आर पैरामीटर रिक्वायरमेंट्स जो कि प्राइमरी नॉन ऑपरेशनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है। जैसे वेंटिलेटर के पैरामीटर्स अभी हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के नाम से देख रहे थे। and then there are the design requirements which specifies the characteristics of the design। अब किताब की जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम देख लेते हैं।
जो यहाँ पे कुछ एक हमें ओके मुनीर कह रहे हैं कि we have Zoom disconnection and there is a slow internet issue. तो क्या सब लोगों के पास सेम ही फील हो रहा है या सिर्फ एक ही स्टूडेंट को महसूस हुआ है? वैसे इंटरनेट जो है वो उसकी कनेक्टिविटी में कुछ दिनों से फर्क तो आया है, तकरीबन वीक भर से महसूस किया जा रहा है, एक वीक तकरीबन, या शायद उससे थोड़ा कम या ज्यादा, कि इंटरनेट जो है वो थोड़ा लेटेंसी का शिकार है। यानी हो हम आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई फेस कर भी रहे हैं प्रॉब्लम, तो वीडियो विल बी इंशाल्लाह अवेलेबल और आप उससे जो चीज़ें स्किप हुई हैं उनको आप इंशाल्लाह देखें। अब आगे हम एग्जांपल्स में चलते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द जीपीएस सैटेलाइट टू नेविगेट इट्स ट्रेन। यानी जो ऑब्वियसली यूएवी जो है वो जहाँ से गुजर रहा है या जहाँ उसको मिशन अपने के लिए जाना है, उसके पास जीपीएस सैटेलाइट से लिंक होना चाहिए और उससे वो ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा तो सैटेलाइट से ये कॉमन मोड है, बाज़ दफ़ा लोकल जीपीएस की फैसिलिटीज़ भी होती है। सो दिस इज प्राइमरली द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। जब कम्युनिकेशन का जिक्र आ जाएगा ना, इंटरेक्शन का, तो वो एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बन जाएगी। देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सो इसमें उसने बताया है एग्जांपल में कि इफ यूएवी मस्ट बी एबल टू पॉइंट एन ऑप्टिकल सेंसर ऑन द ग्राउंड। सो ये उसकी प्राइमरली ऑब्वियसली एक फंक्शन होगा जो कि इमेज एक्वायर करके या जो सिग्नल है उनको एनालाइज करके बता रहा होगा कि देयर इज अ सेंसर ऑन द ग्राउंड। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जो सेंसर है will be able to adjust 0.1 degree increments with an accuracy of 0.01 degree। तो इसमें एक्यूरेसी का जिक्र हो, यानी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर जो कंस्ट्रेंट है उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट करेंगे। जैसे टेम्परेचर को मेजर करें तो टेम्परेचर को कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा सकता है किसी सिस्टम में, या किया जाना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। पैरामीट्रिक रिक्वायरमेंट, इसमें अगर आप देखें तो इसमें यूएई वेट की रिक्वायरमेंट दी गई है कि इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which may be considered either static or dynamic. That weight must be less than 2100 pounds. उसके बाद डिजाइन रिक्वायरमेंट, इसकी एग्जांपल दी हुई है कि द डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ यूएई इज that the next UAV, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, can reuse at least 70% of the model। ये उसकी डिजाइन रिक्वायरमेंट। डिजाइन रिक्वायरमेंट जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है कि जो नेक्स्ट डिजाइन होगा इसका वो 10% जो है वो रिड्यूस्ड कॉस्ट में डेवलप किया जाएगा और 10% एफिशिएंट डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह कॉस्ट जो है उसकी भी आगे एग्जांपल दी गई है। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स जो है वो दे दी गई है और किताब में चूंकि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें, कम से कम 30 मिनट्स to 45 मिनट्स फॉर बुक रीडिंग। आगे चलते हैं। द रिक्वायरमेंट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद द रिलेशनशिप्स और द डिपेंडेंसीज and these dependencies are mentioned in the diagram with these headers, जो trace की सूरत में copy, derived, request, used to indicate that one requirement is derived from another। अच्छा, इसकी एग्जांपल किताब में दी है, इस एग्जांपल पे हम फोकस करेंगे। then verify and satisfy, ये एग्जांपल्स भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब हम एक छोटी सी जो केस स्टडी है किताब में जो है वो बताई है। इसमें एक रोड इंटरसेक्शन है और रोड इंटरसेक्शन कंट्रोलर है। अगर आप देखें तो इसमें प्राइमरी रोड है जिस तरफ ये जो प्राइमरी जो लगा हुआ है, क्या नाम है, सिग्नल, और इस तरीके से एक सेकेंडरी रोड।
सेकेंडरी रोड को उसने यहाँ मेंशन कर दिया है, बट द सेकेंडरी रोड इज द अदर रोड। प्राइमरी रोड वो है जिस साइड पे सिग्नल लगा हुआ है, और ऑब्वियसली दिस इज ए टू प्राइमरी टू स्ट्रीट इंटरसेक्शन। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये कॉमन सिनेरियो है जो प्राइमरी डिफरेंट इंटरसेक्शन पे हमें मिलता है, सिग्नल्स जो लगे हुए हैं। सो रोड रनर इंटरसेक्शन कंट्रोलर, जो इसका नाम उसने किताब में दिया, टू स्ट्रीट इंटरसेक्शन कंट्रोलर है। कंट्रोल इंडिविजुअल ट्रैफिक लाइट्स, सब सरफेस एंड अबव सरफेस व्हीकल डिटेक्टर्स। ये जो नीचे जो निशान लगे हुए हैं, ये एक वो ऐसा डिटेक्टर है जो रोड के अंदर लगाया गया है। और इसी तरीके से कुछ इंफ्रारेड और जो रडार सेंसर हैं वो माउंट किए गए हैं सिग्नल के ऊपर, ठीक है, अबव सरफेस। एंड आल्सो ए पेडेस्ट्रियन बटन सिग्नल सोर्स, यानी यहाँ पे एक सिग्नल पे बटन भी लगा हुआ है। अगर कोई वॉकवे पे जाना चाहे वो उस बटन को प्रेस करे, थोड़ा सा उसे वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद तमाम अदर लाइट्स रेड हो जाएंगी, और ऑब्वियसली जो है वो ये लाइट भी रेड हो जाएगी ताकि तमाम जो है वो रुक जाए। फिर वो क्रॉस कर लेगा, और क्रॉस करने के बाद जो है वो ये लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, और नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली एक वक्त में एक ही लाइट ग्रीन होगी ताकि, और बाकी तीनों लाइट्स जो है वो रेड होंगी, ताकि तीन तरफ की ट्रैफिक रुकी रहे और एक तरफ की ट्रैफिक जो है वो या तो थ्रू हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो टर्न हो जाए, ठीक है, टर्न। तो each intersection is limited to two intersecting roads and support both pedestrian and vehicular traffic in both directions along the road. Options क्या है, one way road and turn lanes. ओके, इसके साथ साथ एक प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी है इस कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए। So the controller is programmed from a front panel display or remote traffic manager via a wide Ethernet interface, which is available separately. तो ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो इट इज़ प्रोग्राम थ्रू ए फ्रंट पैनल डिस्प्ले, और इन केस जो है वो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी के जो है वो रिमोटली भी उसको प्रोग्राम किया जा सके। अब इसमें जो है हम एक डायग्राम की बात करते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। द कंट्रोलर कैन बी प्रोग्राम फ्रॉम ए फ्रंट पैनल डिस्प्ले और ए रिमोट ट्रैफिक मैनेजर वाया ए ईथरनेट वायर्ड ईथरनेट इंटरफेस अवेलेबल सेपरेट। इस रिक्वायरमेंट को एज इट इज जो है वो एक बॉक्स में लिख दिया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंट्रोलर can be programmed from a front panel display or a remote traffic manager via a wired Ethernet interface, such as the traffic management system, which is available separate. तो ये तो एक चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने एक रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम जो है वो बना ली। दोबारा से इसको देख लें। The controller can be programmed from a front panel display or a remote traffic manager via a Ethernet interface. Same इसी सेंटेंस को उठा के एक रिक्वायरमेंट में एज ए टेक्स्ट बना दिया है और उसको एक आइडेंटिफिकेशन दे दी है। तो इस स्लाइड का मकसद तो सिर्फ इतना ही है। अब इससे आगे इस रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायरमेंट्स जनरेट होंगी उनको देख लेते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। So the intersection controller, each intersection is controlled by a separate controller, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको चूंकि मैंने ब्लू में किया है और ब्लू का ये रिक्वायरमेंट 8 से लिंक है, तो each intersection is controlled by a separate intersection controller। ये हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद ये रेड भी मैंने अंडरलाइन किया, इनिशियल सेटअप ऑफ द कंट्रोलर शैल बी कॉन्फ़िगर्ड द नंबर ऑफ सोर्सेज फॉर द इंटरसेक्शन। और सेंसर सोर्सेज कौन कौन से हैं, एक वो जो ग्राउंड पे है और वो जो इंफ्रारेड है और रडार लगा हुआ है।
इसको चूंकि मैंने रेड से मार्क किया है, तो रेड वाली रिक्वायरमेंट देखिए, initial setup of the intersection controller shall be configured the number of sensor sources for the intersection as it is लिख दिया, and because it has to be configured through the front panel, so ये उसकी आगे जनरेशन होगी। और ग्रीन लाइन में देखिए, each controller shall have a panel control that allow direct local configuration and mode setting, और इसको as it is जो है वो एक अदर रिक्वायरमेंट की प्राइमरी हेडिंग के अंदर कॉपी कर दिया। और बाद में इसको चूंकि ये फ्रंट पैनल से डिराइव्ड है, तो इनको मार्क कर दिया है एक डिपेंडेंसी रिलेशन के साथ कि डिराइव रिक्वेस्ट जो है उसके हेडर के साथ। तो ये देखें, एक रिक्वायरमेंट यहाँ आ गई, एक रिक्वायरमेंट यहाँ आ गई, और सिमिलरली एक रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ आ गई। तो इस तरीके से एक रिक्वायरमेंट को कैसे जो है वो निकालना है टेक्स्ट से, और किस तरीके से टेक्स्ट की मदद से ही उसको आगे कनेक्ट करना है जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ। तो ये हमारा एक एक्सरसाइज इस तरीके से कंप्लीट होती है। इसमें इसने एक और एग्जांपल भी दी है, लेकिन चूंकि वो भी इसी से मिलती जुलती है, तो मैं चाहूँगा कि उसको आप एक्सप्लोर करें। हमने सिर्फ एक एग्जांपल को एक्सप्लोर किया है, इस पूरी डायग्राम में एक हिस्से को एक्सप्लोर किया है। अब हम आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले जो है वो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो वो अपना सवाल पूछ सकता है। Okay, if there is no question, we move ahead. So this diagram. नहीं सर, ठीक जा रहा है। Okay, thank you, Basit. Conditions for a good use case. ये कुछ ऑथर ने, जो डगलस है, उन्होंने प्राइमरली कुछ टिप्स दी हैं कि गुड यूज केस की क्या कंडीशंस हैं। इसमें अगर आप देखें तो it turns a value to at least one actor, so there's one actor present in the use case, at least one actor is present। जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि the one actor in this diagram is the user interface। अब हम वापस जाएंगे। So it contains at least 3 scenarios। अब यूज केस के सिनेरियोज बनेंगे, ये भी आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। It logically contains at least a few but some operational requirements, क्योंकि operational requirements जो है उनको फिर सीक्वेंस डायग्राम में कन्वर्ट करना है। It does not reveal or imply anything about the internal structure। ये internal structure को जो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है, यानी हार्डवेयर कौन सा यूज होगा, लैंग्वेज कौन सी यूज होगी प्रोग्रामिंग के लिए। So it is independent of other use cases, obviously other use, and it does not overlap the other use cases as well, क्योंकि किसी चीज को हम बार बार नहीं करना चाहेंगे। There should be no fewer than 3 and no fewer than 3 dozen use cases at the high level। तो ये इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि बहुत सारे यूज केस ना होने चाहिए, वरना आप उसी में रिक्वायरमेंट्स से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। डिजाइन तो सिस्टम करना है। ओके, लार्ज यूज केसेस में भी डिकम्पोज्ड, और उसके लिए जो हेडर इस्तेमाल होंगे वो इंक्लूड और एक्सटेंड होगा, और इस तरीके से जो है उसके स्मॉल पार्ट बन जाएंगे। यूज केस में भी स्पेशलाइज्ड विद इन द जनरलाइजेशन, विद अनदर रिलेशन इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ रिलेशन। अब हम आगे चलेंगे, यूज केसेस की बात करेंगे, फिर सिनेरियोज की बात करेंगे, और ये हमारा सेक्शन जो है ये कंप्लीट है। यूज केस में बी आइडेंटिफाइड इन मेनी डिफरेंट वेज। अच्छा, काम करने का तरीका, क्योंकि एक्सपर्टीज ग्रुप है जो यूज केसेस पे काम करते हैं, तो सम एक्सपर्ट्स जो है दे प्रेफर टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल सिनेरियो, और फिर उसके हिसाब से वो काम करते हैं। सम एक्सपर्ट्स प्रेफर टू आइडेंटिफाई सेपरेट सिस्टम यूज केस, और फिर उसको डिटेल करते हैं, ऊपर ऑपरेशनल नीचे सिस्टम। ओके, स्टिल कुछ जो है वो प्रेफर करते हैं द एक्टर्स, वो एक्टर्स के ऊपर बेस करते हुए सिस्टम को बना रहे हैं। सो व्हाटएवर द अप्रोच इज, ऑल अप्रोचेस आर प्राइमरली टू डेवलप
the requirements in a form which can be communicated to the other team, the development team. उसके बाद इसने जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसमें उसने कहा है कि यूज केस को आइडेंटिफाई कीजिए. So there are two primary use cases. One is to configure the system and another is to manage the traffic flow. तो दो यूज केस उसने आइडेंटिफाई कर लिए कि एक तो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि सिग्नल्स जो है उनको ऑपरेशनल किया जाए, और दूसरा फिर जब वो एक दफा ऑपरेशनल हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, ट्रैफिक को मैनेज करेंगे. ओके, थोड़ी सी इसकी डिटेल है. कॉन्फ़िगर सिस्टम यूज केस, अच्छा ये एक यूज केस है जो कॉन्फ़िगर सिस्टम है. इंटरैक्ट विद ईदर द ऑपरेटर और द फ्रंट पैनल और द रिमोट मॉनिटर. तो इसमें उसने बता दिया कि क्या क्या चीजें होंगी. या तो उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाएगा, कोई ऑपरेटर उसको कॉन्फ़िगर कर रहा होगा, फ्रंट पैनल से कर रहा होगा, या फिर कहीं रिमोट टर्मिनल से कर रहा होगा. एंड मैनेज यूज केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस. जब कॉन्फ़िगरेशन एक दफा हो गई और सिस्टम चल पड़ा तो ट्रैफिक मैनेज होनी शुरू हो गई. और वो ट्रैफिक मैनेज जो है वो अब अगरचे वो डिपेंड तो कर रही है, लेकिन अब वो सिस्टम के एक दफा ऑपरेशनल होने के बाद अब वो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना उसके प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रही, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही. इंटरसेक्शन मोड्स, इसमें से तीन मोड्स हम जो है उसको देख पाएंगे आज. सेफ मोड है जिसमें तमाम लाइट्स रेड हो जाती हैं. आपको पता है अगर कोई लाइट चली जाए और लाइट आए तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं किसी इंटरसेक्शन में तमाम रेड से स्टार्ट होते हैं, या कोई ग्लिच आ जाए तो वो रेड पे चले जाते हैं. मोड 1 जो है वो इवनिंग लो वॉल्यूम मोड है. मोड 2 फिक्स साइकिल है और मोड 3 जो है वो रिस्पॉन्सिव साइकिल है. तो और 4 जो है वो अडाप्टिव है. अडाप्टिव मोड जो है इसमें वो जो सेंसर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रैफिक जो अवेलेबल ट्रैफिक डेंसिटी है उसके हिसाब से सिग्नल टाइमिंग जो है वो एडजस्ट होते हैं. रिस्पॉन्सिव साइकिल क्या है, अगर कोई पेडेस्टेरियन आ गया और उसने बटन दबा दिया तो अब कैसे ट्रैफिक सिग्नल बिहेव करेगा. और अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है या कोई प्रोटोकॉल गाड़ी जा रही है, सिक्योरिटी की गाड़ी जा रही है, तो उस सूरत में ये रिस्पॉन्सिव साइकिल मोड एंटर होगा. फिक्स साइकिल नॉर्मल मोड है और मोड 1 इवनिंग लो वॉल्यूम मोड है. तो इस तरीके से इंटरसेक्शन के मोड्स डिफाइन किए गए हैं. ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो इंटरसेक्शन पे हमें ट्रैफिक लाइट्स मिलती है. अच्छा, अब दोनों यूज केसेस